हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अलविदा 2020। अलविदा 2020 में हम बात करेंगे इस पूरे साल में हुए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में। साल 2020 की शुरुआत से आखिरी तक लोगों के व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत से बदलाव हुए ही, साथ ही देश के हर परिवार को संकट का दौर झेलना पड़ा। विस्तार में जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल 2020 एक ऐसा साल था जिसकी शुरुआत में लगा कि ये साल 2020 क्रिकेट मैच की तरह सुकून और आनंद का साल होगा। साल 2020 एक वो साल था जो कि होली के रंग बिरंगी फुहारों तक तो रंगीन था, लेकिन होली के कुछ हफ्ते बाद से ही रंगीनियां धूमिल से होती नजर आने लगी। साल 2020 एक वो साल था जिसने हर छोटे बड़े परिवार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जहां विश्व के अधिकांश भागों के लोग बंदिशों में रहना स्वीकार गए, तो वहीं कुछ लोग इन बंदिशों से ऊबकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। इन मुसीबतों को कुछ पल के लिए भूलकर यदि देखा जाए तो साल 2020 ने हमें अनगिनत अनुभव भी कराए हैं। दफ्तर की भागदौड़ से परेशान कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नामक पद्धति का आविष्कार हुआ। वहीं विद्यार्थी वर्ग की डिजिटल क्लास के जरिए ऑनलाइन सुविधाओं को भी संबल मिला। लोगों को डिजिटल शॉपिंग और पूर्ण डिजिटल मनोरंजन की आदतें पड़ने लगी और आज सिनेमा हॉल की जगह फोन और लैपटॉप स्क्रीन पर लोग अपनी मनचाही फिल्में देखने के आदी हो गए हैं। इस कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में कई अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जिसके चलते सरकारी निर्देशानुसार आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को समय से पहले लागू कर दिया गया। परिणाम ये है कि इन कुछ महीनों में स्वास्थ्य सेवाओं में जो बदलाव हुए हैं वो शायद आने वाले 5 वर्षों में भी संभव नहीं। अब हम ऐसे ही कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि 2020 में विशेष स्थान पर रहे। हम सबसे पहले बात करेंगे देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वैश्विक महामारी के दौरान अपनी न्यायिक शक्तियों का सटीक प्रयोग करके अन्य देशों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए। कोरोना जैसी असामयिक बीमारी से देश को बचाने की बात हो या फिर चीन की सैन्य क्षमताओं को अपने कुशल नेतृत्व से परास्त करना, ऐसे हर मुश्किल दौर में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के जरिए देशवासियों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफलता का पर्याय बनकर दुनिया के सामने खड़े। लॉकडाउन के दौरान विपक्ष राजनीति करने की मनोदशा में गिरकर ये भी भूल चुका था कि हमें सरकार की किन बातों का विरोध करना चाहिए और किन बातों का नहीं। देश आपदाओं में हो और विपक्षियों द्वारा राजनीति भी चरम सीमा पर, ऐसे दौर में भी स्वयं का संतुलन न खोना ये यकीनन हमें प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को भारत आए हुए भी लगभग 1 साल पूरा होने को है। कोविड-19 नाम की इस बीमारी ने हमारे देश की संस्कृति को तो प्रत्यक्ष रूप में पुनर्जीवित किया, लेकिन इस बीमारी के जरिए सारी धरा डगमगा गई। साल 2020 के इन कुछ महीनों में दुनिया में हुए परिवर्तनों को देखकर साफ तौर पर आकलन लगाया जा सकता है कि अब से पहले इस तरह का सर्वव्यापी परिवर्तन शायद ही कभी हुआ हो। जहां कोरोना ने कई परिवारों को अपनी जद में ले लिया, वहीं इस कोरोना युग से सीख लेकर कई लोगों ने कौशल और हुनर को आधुनिक दिशा भी दी है। हमारे देश में चुनौतियां स्वीकारने की शक्ति पौराणिक काल से ही अद्भुत रही है, तो इस बार भी लोगों ने हर तरफ अफरा तफरी मचने के बावजूद भी अपना आत्मविश्वास अडिग रखा। बात चाहे अभिनय कौशल की हो या काव्य कौशल की, हर श्रेणी के हुनरबाजों ने स्वयं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साबित करने के लिए पुरजोर प्रयास कर डाले और उसका परिणाम भी सकारात्मक रहा। साल 2020 के जाते जाते अब बात करते हैं हमारे जीवन के रक्षक, हमारे चिकित्सक यानी कि अस्पतालों में स्वयं की परवाह किए बिना हमारी सेवा में लगे उन डॉक्टरों की, जिनके कारण हम आप सबके बीच से ही कई लोग गंभीर रूप से कोरोना के चंगुल में जाते जाते लौट आए हैं। लॉकडाउन की हदें बढ़ती जा रही थी, लोगों के घर से बाहर निकलने की आजादी की आवश्यकता थी।
मगर देश की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए सरकार लॉकडाउन की अवधि में विस्तार कर रही थी। जनता को नियंत्रण में कर पाना यकीनन एक चुनौती थी, किंतु राष्ट्र के सैन्य बल और पुलिस बल के प्रयासों से ये संभव हो पाया। जहां साल 2020 ने हमें हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों के अच्छे और बुरे होने की पहचान कराई, वहीं हमारे राजाओं की छवि के समक्ष भी दर्पण लाकर रख दिया। एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण है, ये सब साबित हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस सादगी और सक्रियता के साथ कोरोना काल में प्रदेश का नेतृत्व किया, वो बहुत सराहनीय है। प्रादेशिक सीमाएं सील होने के दौरान जब उनके पिता का उत्तराखंड में स्वर्गवास हो जाता है, तब नियमों का उल्लंघन करके उनकी अंत्येष्टि में पहुंचने से मना करना उनके महानतम संचालक होने को और भी पुख्ता करता है। कोविड-19 के नियंत्रण के मामले में आज उत्तर प्रदेश सरकार की हर पहल को केंद्र सरकार तो तारीफ करती ही है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी योगी सरकार को समय समय पर सराहना मिलती रहती है। इस वर्ष प्रदेश की योगी सरकार ने धर्मांतरण जैसे कई अहम विषयों पर नए कानूनों का निर्माण भी किया। योगी जी की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं। और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें। और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपए है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपए का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीजों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश में सशक्त, सुरक्षित
और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए रसोई गैस से लेकर उनके रोजगार तक की महिला हित की योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है। महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में प्रदेश एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होगा। एक तरफ महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने हेल्प डेस्क के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पुलिस बूथ और पिंक पेट्रोलिंग यूनिट्स की व्यवस्था की है। जैसे कोई लड़की है वो परेशान है या जल्द से जल्द हमें सूचना मिलती है तो हम अपनी ये पिंक पेट्रोल है उसे उठाते हैं और वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन हेतु 58,000 से अधिक पंचायतों में महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनाया गया है। महिलाओं और बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा मिशन शक्ति जैसी लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। निर्धन कन्याओं के लिए सरकार ने नायाब सामूहिक विवाह योजना के जरिए 1 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह करवाया है। साथ ही निराश्रित महिला पेंशन योजना की आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर सरकार उन सभी बेसहारा महिलाओं का सहारा बन गई है। पहले तो इतने सारे लोग, इतने गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम के मुझे नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके साधना प्लस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच। 14वीं मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस की चैनल हेड विजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। कैरेट्स ज्वेलर्स, अपनी खूबसूरती पर आपको है नाज, क्यों ना हो आपकी ज्वेलरी भी खास। आपकी खास अदाओं के लिए गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी की कंप्लीट रेंज, नेकलेस, ब्रेसलेट और हेड लॉकेट से लेकर एंगलेट, ब्रॉच, बेशुमार वैरायटीज, वो भी पक्की गारंटी और रीजनेबल प्राइस में। तो अपनी खूबसूरती को लगाएं 4 चांद और आज ही आए कैरेट्स ज्वेलर्स। एड्रेस MZ31 2nd फ्लोर, सेंटर स्टेज मॉल, सेक्टर 18, नोएडा। मोबाइल नंबर 9654137254। वेलकम टू जुगल किशोर द ज्वेलर, लखनऊ की सबसे फेमस ज्वेलर शॉप। 100% प्योर गोल्ड, सर्टिफाइड डायमंड, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, यूनिक डिजाइन। जुगल किशोर द ज्वेलर एक मल्टी ब्रांड शोरूम है जो एक बार फिर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी के साथ आप लोगों के त्योहार, शादी, फंक्शन में रौनक लगाने के लिए जुगल किशोर द ज्वेलर पूरी प्रिकॉशन के साथ कर रहा है ओपन। अब आप बिना डरे दिल खोल कर सकते हैं शॉपिंग, तो डोंट फियर, ऑलवेज जुगल किशोर द ज्वेलर बियर। वेलकम टू जुगल किशोर द ज्वेलर, नियर बाई फुल मॉल, इरागो ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ। Is now open 10 AM to 6 PM. We are adhering to social distancing norms and safety protocol.
We request you to book an appointment in advance. Contact number 811 5340 422. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अलविदा 2020 में हम बात कर रहे थे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की। आइए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं 2020 के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनके नाम का वर्चस्व संपूर्ण देश में व्याप्त है। बिहार विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की, जनता को संबोधित करने गए योगी आदित्यनाथ की हुंकार से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि से मिले आपका अभिनंदन करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, जो उत्साह आप सबने यहां दिखाया है, यह उत्साह हैदराबाद में आपके पूर्वजों ने 1946 से 1948 में निजामशाही के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उस अभियान को देश के एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में आपके पूर्वजों को जो सफलता प्राप्त हुई थी, उसी का परिणाम है कि निजाम और उनके जो सरपरस्त थे, उनके द्वारा इस हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करने या अलग अस्तित्व बना करके इस देश के नागरिकों को यहां पर आने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़े, परमिट की आवश्यकता पड़े, इस प्रकार की साजिश को यहां के नागरिकों ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन प्रारंभ किया था, उसकी परिणति है कि आज हम सब यहां पर स्वतंत्र रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही और राजनीतिक पार्टी है जो यहां पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। साल 2020 आंदोलन, अनशन और प्रदर्शनों के नाम रहा, लेकिन आंदोलन की आड़ में जब लोकतंत्र के नियमों का बेतुका इस्तेमाल होने लगे, तब आंदोलन आंदोलन नहीं रहता, फिर वह अराजकता की श्रेणी में आ जाता है। देश में जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ के साथ साल 2020 के आरंभ में ही नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत हो गई थी। तकरीबन 3 महीने तक देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन जोरों पर रहा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि एनआरसी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ट्रैप। मान्यवर, इसमें कोई ट्रैप नहीं। एक सीधा साधा लेजिस्लेशन है जो तीनों देशों से आए हुए धार्मिक लघुमतियों को, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा। मगर ट्रैप उनको जरूर लग सकता है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं। उनको ट्रैप जरूर लग सकता है। जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं, उनको हम सफल नहीं होने देंगे। मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआरसी फेल गया है। मान्यवर, मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं
जब हम एनआरसी लेकर आएंगे, एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बड़े अधिकार के साथ कहता हूं। मान्यवर ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगा। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मान्यवर, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना में जी रहे हैं, 70 साल से उनको नागरिकता नहीं मिली है, वो अपना मकान नहीं ले रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलती है, घर में भूखमरी है, रहने का मकान नहीं है, कोई रोड पर रह रहा है, कोई रेल की पटरियों के पास में जगह पे रह रहा है, कोई वैसे ही घूम रहा है। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी उनकी यातनाओं से मुक्ति का ये दस्तावेज लेकर आज इस सदन के सामने आए। और ये दस्तावेज इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला है कि जो विफल हुए 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की गलती को आज नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री ने सुधारने। इतने सालों से मान्यवर ये कहते थे कि हमारी कोई सुने, हमारा दोस्त क्या। अब ये कह रहे हैं, मैं उनको पूछता हूं, इनका दोस्त क्या था, क्या दोस्त था, तो क्यों नहीं स्वीकारा उनको, क्यों नहीं स्वीकारा? अरे अब तक क्यों नहीं स्वीकारा? मान्यवर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये सारी पार्टियों ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हम नहीं लड़ते हैं वोट बैंक से। लॉकडाउन खत्म होने के कुछ महीने बाद ही पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा राजधानी दिल्ली के हर द्वार पर किसान कानून के विरोध में प्रदर्शन होने शुरू हो गए। जिस तरीके से शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान सरकार के विरोध में विपक्षी दलों की राजनीतियां हो रही थी, ठीक उसी तरह एक बार फिर किसान आंदोलन में विपक्षी दल किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारियों का भी कहना है कि किसानों को विपक्षी पार्टियों के जरिए बरगलाया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले नए साल के साथ साथ शायद प्रदर्शन की बयार थम जाए। साल 2020 में भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य के समक्ष चीनी सेना चीख चीख कर आलाप करने को मजबूर हो गई। जून महीने के खूनी संघर्ष के साथ भारतीय सेना और भी मजबूती के साथ सामने आई और चीन के हर दांव को चोट पहुंचाने में कामयाब रही। 1975 के बाद इस बार ये सबसे अधिक आकर केंद्र सरकार के चीन के खिलाफ की गई प्रत्येक कार्रवाई ऐतिहासिक रही है। शायद उसी के परिणाम स्वरूप आज चीन को शांत रहने में ही भलाई साबित हो रही है। भारत माता की साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है
जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है। साल 2020 में ऐतिहासिक कार्यों की श्रृंखला में एक और काम जुड़ा हुआ है। देश की मोदी सरकार ने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की अस्मिता को सहेजने के पक्ष में एक ऐसे निर्माण को गति दिलाई जो कि कई वर्षों से संघर्ष में था। श्री राम मंदिर निर्माण के फैसले में आने वाले सैकड़ों विघ्नों की समाप्ति हो चुकी है और हिंदुओं की धरोहर के रूप में भूमि पूजन हो चुका है और राम मंदिर के निर्माण का भौतिक स्वरूप संभव हो रहा है। जब भूमि पूजन के पंडाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि राम राज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, उस वक्त देश की धमनियों में राममयी रक्त का संचार 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।